इसकी जरूरत नहीं है, जरूर हाँ चलो। अंजलि का तो मुझे पता है इसने क्या कुछ किया पहले। यस, एंड व्हाट अबाउट यू? आल्सो गुड नेम सिमरन। आपने एकेडमिक बैकग्राउंड क्या आपका? एमबीए कहाँ से किया आपने? अभी कर रही हूँ पीयूसी यूबीएस से? नहीं, यूआईएमएस। अच्छा यूएमएस से, ओके 25 वाला। ओके राइट। आप? दक्षिता मेरा नाम है और एमबीए किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ओके सी गुड। तो आपने अभी यूपीएससी वाला देना एग्जाम या पीसीएस वाला देना? आप दोनों में? अच्छा यूपीएससी वाला, ओके राइट। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है यूपीएससी में? एक ऑप्शन रखते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके बहुत अरे नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू द ऑप्शंस यू हैव टू वन ऑफ द ऑप्शंस ना। मैनेजमेंट दैट्स देयर, मैनेजमेंट इज देयर, ओके। Actually, the choice of subject is very, very crucial and very, very important as far as UPSC is concerned, because don't opt any option because of emotional attachment. Be professional, yes, because it's very important. Be professional. You have to be very professional as far as option is concerned. The main thing is this: what is the main thing which is very important for your selection? That is marks. So you have to opt that option in which you can fetch maximum marks. आपने मतलब ओके कई बार मैनी टाइम्स इट्स लाइक दैट कि कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर रख लिया, जैसे आपने मैनेजमेंट रख लिया, तो वो फिर कई बार क्या होता है कि हाँ यार मैंने पढ़ा है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, ये है। लेकिन वो फिर कई बार ऐसे होता है कि दो अटेम्प्ट अपने ऑप्शन से लेके फिर ऑप्शन चेंज करके फिर सिलेक्ट होते हैं, मैनी टाइम्स लाइक दैट। तो आप जैसे आपने है आपका, आपने जो मैनेजमेंट रखा है, आपका क्या था अंजलि? आपने कभी डिसाइड करना तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको आप ये मत देखना कि मतलब ये सब्जेक्ट मेरा फैमिलियर है, ये देखना कि आप इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिखने में कितना कंफर्टेबल हो, आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी, उसके इन एंड आउट कितना अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो आपका टारगेट है ना, कहते हैं ना वो इट्स लाइक दैट कि वो चाणक्य नीति होती है कि साम दाम दंड भेद, है ना। तो आपको वो सारे मेथड यूज करने हैं, साम दाम दंड भेद, टू गेट सिलेक्शन, टू गेटिंग। तो आप जितना ज्यादा मतलब, क्योंकि लास्ट में तो स्कोर ही मैटर करता है, तो जितना ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। So the most important thing as far as my observation about this field is concerned, I've been teaching for the last 7 or 8 years and my students IFS, first Muslim girl from Jammu and Kashmir, Owaisa Iqbal, शायद नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा फेमस हुई थी वो ओवैसा इकबाल। वो जम्मू कश्मीर की पहले मुस्लिम लड़की थी, तो जो सिलेक्शन लिया था जिसने, वो मेरी स्टूडेंट थी, और ए से लेके जेड तक, इवन मॉक इंटरव्यू मैंने लिए थे उसके। बोलती सर आपके करके यहाँ तक पहुंचू, मॉक इंटरव्यू मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने सारा बायोडाटा लेके हमने लिया, और वो IFS आई। एक लड़की है संदीप कौर, IRS है, चंडीगढ़ में पोस्टिंग है उसकी, मेरी स्टूडेंट, वो भी यहाँ पे रही है। एक और संदीप कौर है, वो आजकल कर्नाटका में है, IPS है। तो PCS और वो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने एक चीज उनमें देखी है कि वो ना स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। वो लोग ऐसे, जो भी सिलेक्ट होता है स्मार्ट डिसीजन लेता है। तो आपने जो ये डिसीजन है ना, अगर मैंने अपने जब मैंने UPSC दिया, और ओनली 17 मार्क्स श्योर, तो मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर अपनी लाइफ में ये था कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में सब्जेक्ट ढंग से नहीं चूज किया। पहले मैंने साइको रखा, साइको 2 अटेम्प्ट लिए, फिर उसके बाद साइको छोड़ के हिस्ट्री रखा, तो मतलब वो उसके बावजूद भी मतलब सब्जेक्ट के चक्कर में रहा। आज भी मैं हूँ, अभी हरियाणा में एक ही सब्जेक्ट रखा है इन्होंने, जैसे UPSC में एक ऑप्शन होता है, हरियाणा में भी एक ऑप्शन ही कर दिया। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल दिस टाइम कि मतलब हाँ, तो आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो उसी फील्ड से हूँ, हाँ लगा हुआ हूँ। तो मैंने देखा, आपसे सब्जेक्ट भी इसलिए पूछा बिकॉज you are the potential candidate because you have done MBA and smart enough and you are also MBA। तो MBA करके लोग जो इस फील्ड में आते हैं ना, इसका मतलब वो कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज आप इजली जॉब भी कर सकते थे, है ना। आपने मेरे एक दोस्त था आकाश सिंगला, तो उसने भी IIM से किया था MBA,
और उसका पैकेज भी बहुत अच्छा लगा था, उसका 28 लाख रुपए का पैकेज था। तो वो छोड़ के उसने तैयारी की, और मेरे तो हम तो इकट्ठे होते थे, मैंने देखा उसमें जो था ना आगे बढ़ने का कि आग थी उसके अंदर, करने हैं सर करने हैं, ऐसे इकट्ठे हम तैयारी करते थे। तो वो IRS आजकल उसकी वाइफ IAS है, उसमें वहीं पे किया था। एक है ना, एक अलग सा स्टफ होता है, लोग MBA वाले इंजीनियरिंग करके जो आ रहे हैं, तो डॉक्टर लोग जो आ रहे हैं, तो आई रियली लाइक दैट। मुझे ना चैलेंजिंग स्टूडेंट्स चाहिए, वो मुझे अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए। तो उसमें ना एक मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए उनकी, जो एक उनमें ना स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट वर्क, ऐसे नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेहनत मतलब हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। According to you, which subject should we choose? Very interesting and very important question. Very interesting. आपने दीक्षित था ना अपना का? आपने आपने बोल दिया कि सर आप का बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बड़े बाहर रहे हो, ये वो, तो मतलब आप है ना कोई है ना मेरे लिए लड़का ढूंढ के आ जाओ शादी के लिए, राइट। मैं गया, मैंने देखा भाई लड़का स्मार्ट है, ठीक है, अच्छी पे भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी कर रहा है, सोशल भी है, एडजस्टेबल भी है, स्मार्ट, सारी चीजें हैं उसके पास। तो कहूँगा यार दीक्षिता ये सही है भाई, इसको ये सही है। तो वो भी नहीं सर, इसकी तो आंखें छोटी है सर, इसके तो कान ही नहीं है छोटे छोटे, यस सर बाल ही इसके देखो कितने गंदे रखता है करके। मेरे कहने का मतलब समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है। आप किसी को ही आपको बोले कि ये सब्जेक्ट रखो, वो वही काम है कि बोल दो भाई हाँ ये लड़का ठीक है इसे डालेगा। तो आपने अपना डिसीजन, अपना सब्जेक्ट खुद चूज कर दिया, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। तो आपने एक देखो ऐसा है कि आप कैप्शन चले गए, राइट, शो अपना 17 में आप कैप्शन गए और आपने कहा कि यार मैंने एक जैकेट खरीदनी है। वहां पे कुछ कलर आपको ऐसे दिखेंगे कि आप कहेंगे यार ये कलर भी लोग डालते हैं, इतने जहर कलर हैं, ये भी लोग डालते हैं, लेकिन लोग डालते हैं क्योंकि उनकी पसंद है ना, दे फील कंफर्टेबल विद दैट, राइट। अब सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस है तो लोग ऑप्ट करते हैं, तो तभी तो है ना, और सिलेक्ट भी होते हैं लोग। पाली लिटरेचर लेकिन लोग सिलेक्ट होते हैं, देखो सिलेक्शन, पाली लिटरेचर, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता और कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आपका अपना डिसीजन है, आप किस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। आपने देखो हम है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू थिंग्स मैटर, two things very important they matter. First is how you read, and the second how you write. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पढ़ना कैसे है, और जो पढ़ लिए तो उसके बाद पता होना चाहिए लिखते कैसे हैं। एंड गेटिंग, आपने पढ़ तो लिया, आपको नॉलेज है, लेकिन आपको लिखना ही नहीं आता। और कई बार मैंने इट्स वेरी मतलब इन फ्यू केसेस इट्स लाइक दैट कि आपको लिखना तो आता है लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता। ये बहुत कम होता है, लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में होता है कि आपको पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता। लेकिन आपको पढ़ना भी आना चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए, राइट। तो पढ़ने का भी अपना तरीका होता है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा रेशनल होना चाहिए, थोड़ा फिजिबल होना चाहिए, राइट। तो कहते हैं कि वंशिका, हेलो, Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग, सुन रहे हो? इट ऑडिबल? Yes, sir. So after long gap, after 7 or 10 days, हेलो, और कौन कौन है? चलो बोल ही नहीं रहा कोई, 4 लोग हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक ना हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। वंशिका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन इट केयरफुली। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। +1 की लड़की है अभी ये वंशिका जो है, तो मतलब शी वेरी, मेरे को नहीं इसमें लगता कि हाँ बहुत मेहनती भी है, इंटेलिजेंट भी है, +1 में, हाँ, यस।
हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है? आपको दिल्ली जाना है और आपको दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली का रास्ता नहीं पता, लेकिन आपको दौड़ना आता है। आप लुधियाना की तरफ दौड़ लिए या जलंधर की तरफ दौड़ लिए, आप सोच रहे हो कि यार मैं बहुत तेज दौड़ रही हूँ और दिल्ली आ ही नहीं रहा है। आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे। आपको सबसे पहले तो अपना गोल देखना है कि हमने जाना क्या है, उसके बाद देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, फिर अपने मीन्स देखने हैं। आप साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, गाड़ी से जाओगे, बस से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, कैसे जाओगे? गेटिंग? सबसे पहले आपका गोल आ गया, उसके बाद आपकी डायरेक्शन आ गई, उसके बाद आपका पोटेंशियल आ गया, आपका कैलिबर आ गया, आपका हार्ड वर्क आ गया, आपका लेबोरियस कितने वो आ गया। सारी चीजें मैटर करती हैं। हार्ड वर्क इन अंजलि राइट डायरेक्शन। अभी तो कंपल्सरी जो प्रेशर में नहीं पढ़ रहे ना, आप तो मन से पढ़ रहे हो ना। मजा आने लग गया पढ़ने में, दैट्स गुड, तभी कुछ बनता है। अदरवाइज अंडर कंपल्सन पढ़ोगे फिर नहीं, फिर तो तंगी होने वाली बात है। तो वंशिका अगेन नए स्टूडेंट्स आए हैं, 2 और 3 स्टूडेंट्स, मैं इनको थोड़ा सा बता रहा हूँ, वही रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर में रिपीट किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। तो कोऑपरेट करना है इसको। और शिखा है ना दूसरी लड़की, स्नेहा, हाँ खुशी और स्नेहा, आप भी कोऑपरेट करना। तो सबसे पहले तो क्या है कि आप पढ़ते कैसे हो, हाउ यू स्टडी। Okay, sir, sure. हाउ यू स्टडी, तो कैसे पढ़ते हो आप दीक्षिता? अभी जो पढ़ाया सर ने, घर जाके वही रिवाइज करना। सपोज इसमें एक टॉपिक है, इसमें इतना है तो उसके बारे में गूगल करना, थोड़ा एक्स्ट्रा करना। नहीं, मैंने पढ़ना बोला, पढ़ते कैसे हो, आपका पढ़ने का मेथड कैसे है? रीड कैसे करते हो, स्टडी कैसे करते हो? रीड तो अलग है, स्टडी कैसे करते हो? अरे रीडिंग मेथड क्या है? I'm not getting my point. I'm not getting it. Okay. आपका एक तरीका होता है पढ़ने का, एक बार पढ़ के रिवाइज कब करते हो, अंडरलाइन कैसे करते हो, अपना कंसोलिडेट कैसे करते हो, मतलब समझ रहे हो ना, वो कैसे कर रहे हो? अरे मुझे दिखा के आ रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क कि आप, जैसे आपको मैंने एक टॉपिक दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप उसको कैसे पढ़ोगे? अब ये मत बोल देना सर आगे किताब करके आंखों से पढ़ लो। सर मैं जैसे सपोज आई एम रीडिंग समथिंग, तो मैं वो पिक्चर क्रिएट कर सकती हूँ दिमाग में कि अच्छा ठीक है ऐसा हुआ था, हिस्ट्री की अगर बात करें तो वो क्रिएट कर लेती हूँ चीजें। और सिमरन आप? सिमरन हाँ, मुझे जैसे मैं YouTube में पढ़ती हूँ तो वो बाय स्टोरी समझा देती हूँ, वो बाय स्टोरी ज़्यादा समझ आता है मुझे। सबसे पहले तो ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, और पढ़ते कैसे हैं, अगर इसको फॉलो करोगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया होगा। सबसे पहले आप कोई टॉपिक लिया, मान लिया हम हिस्ट्री के टॉपिक से लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा लिया और उसको मान लिया आपने एनसीईआरटी की बुक उठाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ए से लेकर जेड तक पूरा टॉपिक पढ़ा आपने। उस टाइम कुछ नहीं करना, आपने पढ़ना है और सोचना है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसकी सेकंड रीडिंग देनी है, उसी टाइम सेकंड रीडिंग देनी है। तो आप फर्स्ट रीडिंग से फैमिलियर हो जाते हो और सेकंड रीडिंग से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो। फिर उसकी थर्ड रीडिंग देनी है। थर्ड रीडिंग में आपने कॉपी पेन अपना मार्कर उठाना है, हाईलाइटर उठाना है। उसको 10% से ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती, और आपको वो चीजें हाईलाइट करनी है, जैसे पेज पे 100 लाइनें हैं, 100 लाइनों में से 10 वो लाइनें हाईलाइट करनी है ताकि आपको 100 के 100 लाइनों का मतलब पता चल जाए। रिवीजन के टाइम पे आपको उनकी जरूरत ना पड़े पूरा पढ़ने की, जैसे एग्जाम से पहले नहीं पढ़ते हम पूरा इंपॉर्टेंट, उसी टाइम पे आपको 4th टाइम पढ़ना है, उसी बात को 5th टाइम पढ़ना है।
उसी टॉपिक को फिर 6 टाइम पढ़ना है, कम से कम 7 या 8 बार आपने उस टॉपिक को पढ़ना है। इट्स वेरी साइंटिफिक, इट्स वेरी साइंटिफिक। आपको कोई सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो बड़ा टाइम लगेगा, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग। जस्ट थिंक कि आपने कोई एक टॉपिक इंडस वैली का ये 1 घंटे में पढ़ा, रिवाइज कितनी देर में कर दोगे उसको? उसी टाइम पे कितनी देर में रिवाइज करोगे? 1 घंटे में फर्स्ट रीडिंग लिया, सेकंड रीडिंग कितनी देर में? कितनी? हाफ एन आवर। थर्ड रीडिंग और फोर्थ 10, फिफ्थ 10, 6, 5, 7, 5 और 5। जब आपका 1 घंटे की रीडिंग 5 मिनट पे आ जाए तो फिर क्या होगा कि वो चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ओवर लर्निंग होगी होती है उन चीजों की, कंसोलिडेट होती है वो चीजें। आप काउंट कर लो, 1 घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, टोटल काउंट कर लो। फिर क्या करोगे आप? मान लिया बाई चांस जैसे रूटीन में बच्चा पढ़ता है, एक बार पढ़ा, दूसरी बार रिवाइज करके छोड़ दिया, फिर कभी एग्जाम से पहले देखेगा, 1 घंटा तो उस टाइम पे लगा, हाफ एन आवर रिवाइज करने पे लगा, 1.5 घंटा, एग्जाम से पहले फिर पढ़ोगे 1 घंटा तभी लगेगा, रिवाइज करने पे फिर आधा घंटा लगेगा, और पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, 20% पल्ले पड़ेगा। अगर आप एक ही बात को 7 बार पढ़ोगे ना, हाफ से भी कम टाइम लगेगा। ऊपर से ओवर लर्निंग हो रखी होगी, जैसे ड्राइव कर रही है, मतलब सिमरन ड्राइव कर रही है, ड्राइव करते करते इसको याद आ गया कोई बात, घर वालों ने बोला था यार वो भी लेके जाना है मैंने कुछ सामान मार्केट से, राइट, और आपको याद आ गया और आपने क्या किया कि मोड़ आ गया आगे से, आपने एकदम मोड़ काट दिया, दिमाग में कुछ और चल रहा है, फिर भी मोड़ काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो आपने ओवर लर्न की हुई चीज, आपको पता है कि भाई मोड़ काटना है, मोड़ आया है, तो आपको पता है कि कोई बाइक वाला आ रहा है, तो दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आपको पता है कि इसमें टक्कर नहीं मारनी, बचाना है इसको, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, बिकॉज दैट्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स इन आवर दैट वी लर्न दैट थिंग थ्रू ओवर लर्निंग। जब ओवर लर्निंग करता है तो आदमी भूलता नहीं है, फिर रात को भी उठा के पूछो ना इसका मतलब क्या था, एकदम आंख खोलने से पहले ही बता देते हो, क्योंकि आपने वो चीजें कंसोलिडेट कर ली है ना। कितने % लोग ऐसा करते हैं? खाली 2%। और जब ये करने लग जाओगे ना आप लोग, जब आप ये लोग करने लग जाओगे ये चीजें, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी एकेडमिक एग्जाम से, चाहे वो पास कोर्स एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको मजा नहीं लगेगा। आप एग्जाम से पहले हाथ पांव नहीं फूलेंगे आपके। कई बार होता है ना, एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से अर्ली मॉर्निंग जैसे एग्जाम होता है, ऐसा लगता है हाथ पांव फूल के हम सारा भूल गए। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपको लगता नहीं कई बार कि ऐसा लगता है कि हम सारा भूल गए, हमारा तो कुछ आता ही नहीं है हमें। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओवर लर्निंग, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसोलिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to make your learning method, reading method, study method scientific. अब साइकोलॉजी की हेल्प लो ना, जितना ओवरलर्न करोगे चीज जितना सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, ज्यादा ध्यान रखोगे। ओके, यू जस्ट टेक ए ग्लैंस इन क्राउड, 3 या 4 सेकंड के लिए आपके दिमाग में रहता है कोई आदमी, उसके बाद अगला चेहरा, उसके बाद अगला चेहरा, भूल जाता है घर आके किन किन पे नजर गई थी। क्यों? क्योंकि वो हमने उनको ओवरलर्न ही नहीं किया, ऐसी ग्लांस लिया, ऐसी पढ़ाई है। अब न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ दो, 3 दिन बाद पता लगेगा कि कई बार ऐसे लगता है मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, हमने ओवरलर्न ही नहीं किया ना। ऐसे ही हमारी स्टडी है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो चीजों को ओवरलर्न करके चलो, राइट। ओवरलर्निंग इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज एकेडमिक करियर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर इज कंसर्न। ओवरलर्न करो चीजों को। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वोकैब होनी चाहिए। बार बार तो डिक्शनरी नहीं देखोगे ना, मोबाइल के भी जाओगे ना, फ्लो टूट जाएगा, मजा भी नहीं आएगा। तो आपके पास आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल लाइक दैट, एवरेज ग्रामर होनी चाहिए आपकी। आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार
आर्टिकल्स क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, जीरेंट्स क्या है, क्लोजेस क्या है, टेंसेस क्या है, वॉइसेस क्या है, नरेशन क्या है। आर यू गेटिंग? आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए और आपके पास मिनिमम बेसिक वोकैब होनी चाहिए। Many times you have the ideas in the mind, but you don't have the exact word to express that idea of yours. दिमाग में होता है ना कि यार बस मेरे को वर्ड ही नहीं मिल रहा, बोलूं क्या, है ना? लड़के तो चलो ब्लफ करते हैं, लड़की समझ यार इतनी ब्यूटीफुल हो, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। तो आइडियाज ऐसे होने चाहिए कि आइडियाज दिमाग में कभी ऐसे होते हैं कि आदमी सोचता है यार मेरे पास आइडिया तो मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा। कई बार क्या करते हैं आप, 2 लाइन पूरी बता देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और कई बार वही 2 लाइनें एक वर्ड से ही आप लिख सकते हो कि एक वर्ड से ही सारा मतलब में आ जाते हैं सारी चीजें। एक वर्ड ऐसा पॉइंट किया, वो 2 लाइनें एक वर्ड में आ गई, आपको 2 लाइनें बच गई, टाइम भी बच गया, इंप्रेसिव भी होगी आपकी राइटिंग। तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी वोकैब के लिए अंजलि बताएगी क्या करते, कितने दिन अंजलि क्या किया अभी तक। ऑनेस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज लाइक ऑनेस्ट आंसर, एंड सेकंडली इफ यू विल कोऑपरेट मी आई विल कोऑपरेट यू। अगर आप मेहनत करोगे, अब मुझे लगेगा कि यू हैव द पोटेंशियल और यू कैन डू, देन आई विल बी माय 100%। अदरवाइज फिर मैं भी फॉर्मल हो जाऊंगा, आके पढ़ाया लिखा चलिए। अच्छा एक मिनट, फिर थक गई। ओके, आप मुझे भेजना हर रोज, है ना, मतलब तब प्रेशर आएगा, हर रोज 5-5 वर्ड सारे भेजना मुझे, व्हाट्सएप करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ लिख रहे। इट्स अप टू यू, इफ यू स्टार्ट लाइक दैट ओके यू कैन। और मैंने बताया था उस दिन क्लास में, शायद किसी ने शुरू नहीं किया उस दिन, अच्छा लगा था ना, मजा आया था ना कि हाँ सर हम कल से शुरू कर लेंगे, है ना? तो एक दिन हुआ। गुड। एक रेफरेंस कार्ड्स आते हैं, पोस्ट कार्ड जितने बड़े रेफरेंस कार्ड्स होते हैं, वो रेफरेंस कार्ड्स मार्केट से लेके, और आप केवल 5 वर्ड, ओनली 5 वर्ड्स ए डे, ज्यादा तो नहीं, उस पे लिखो अच्छे वाले वर्ड, ऐसे इजारा नहीं लिखने हैं, मतलब अच्छे वर्ड, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो 5 वर्ड लिखे आपने। 5 वर्ड को सुबह लिख के 5 मिनट में मैक्सिमम आप उनको मैक्सिमम 6-7 मिनट में याद कर लेते हो 5 वर्ड्स को, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। उसके बाद वो रेफरेंस कार्ड्स अपनी पॉकेट में रखो, अपने पर्स में रखो, वॉलेट में रखो, सारा टाइम रखो। जब भी आपको याद आया तुरंत निकाल के पढ़ लिए, जब भी आपको याद आया तुरंत निकाल के पढ़ लिए। 1-1 मिनट लगते रिवाइज ही करना है। शाम तक 20-25 टाइम्स आराम से आप देख ही लोगे, आप सामने से 25 वर्ड याद हो जाएंगे ना। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, एक वीक में कितने हो गए 30, 7वें दिन सारे के सारे 30 के 30 वर्ड्स रिवाइज कर लो। ऐसे ही ऐसे 1 महीने में कितने 120 वर्ड्स हो गए। 6 महीने ये काम कर लो, अप्रोक्स मिनिमम 700 वर्ड्स हो जाएंगे। और 700 वर्ड्स किसी प्रोफेसर के पास नहीं, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो बाकी सर आपका हेलमेट आपका, अगर आप सीरियस हो। हाँ, और एक बात और कह रहा हूँ, इट्स नॉट इजी, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू और आई एम नॉट एनकरेजिंग यू, I'm very practical, very professional at this stage. I'm just telling you the truth. 10 lakhs के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। अभी एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, पता होगा आपको, इस बार एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं कोरोना करके ना, कुछ बच्चों ने लास्ट अटेम्प्ट नहीं लिया था तो उनको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 साल का कंसेशन, 1 साल का रिलैक्सेशन और एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा। कल परसों पेपर में आया था, शायद विद इन 2 or 3 वीक्स वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बच्चे गए थे तो मान लिया सरकार ने। तो क्या करना है, किससे शुरू कर रहे थे? हाँ, 10 लाख स्टूडेंट होते हैं और 10 लाख स्टूडेंट्स में से 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर वेरी रिसोर्सफुल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी लेबोरियस। हाँ सर, नहीं बताओ। बस अभी सिलेबस कर रहे हैं, वो सिलेबस जो 6 सब्जेक्ट ऐड हुए थे ना, सब सिलेबस नहीं भेजा इन्होंने अभी तक, चीफ सब्जेक्ट हो उसमें।
अरे नहीं, सिलेबस ये नहीं भेजेगा, वो कमेटी बनाएंगे ना, कमीशन कमेटी बनाएगा, कमीशन सिलेबस रिकमेंड करके फिर चीफ सेक्रेटरी ने साइन तो बाद में नहीं करने हैं। तो अभी तक नहीं हुआ डिसाइड। हाँ, तब तक ऐड नहीं निकाल पाएंगे नहीं। हाँ हाँ, अलग फाइल है ना। और शायद चेंज कर रहे हैं, हरियाणा वाला भी चेंज कर रहे हैं। हरियाणा में थोड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे शायद अलग से ही, मतलब हरियाणा का मेजर पोर्शन होगा मेंस में। हाँ हाँ, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किताब तो मैं लिखने की सोच रहा हूँ इसमें। बहुत पैसे हैं इसमें, तो मैं सिलेबस आते ही मैं तुरंत छाप दूंगा इसको। मेरे पास है, नहीं पता क्या है, नहीं पता क्या है, मेरे पास है ना सिलेबस थोड़ा जल्द, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस अपने पास थोड़ा जल्दी आ जाएगा। फिर क्या है कि जो सिलेबस में कंटेंट्स होंगे ना, जो भी सिलेबस में वर्ड टू वर्ड लिख दूंगा ना इसे फिर। हाँ यार, सब स्टडी मटेरियल तो तैयार ही है, मैंने छापना ही है, हरियाणा पे तो पूरा छाप दूंगा। किताब को 15 दिन में लिख दूंगा। अलग अलग से है, किसी को ये पता नहीं लगेगा ना कि पार्टिकुलर बुक से लिया है, सारा मिला के छाप दूं। अभी तो पता है क्या, मेरे पास 4-5 बुक पड़ी है अलग अलग राइटर्स की, जैसे ना, तो उसमें मुझे ना, उनमें मुझे अंडरलाइन किया हुआ है सारी चीजें हैं। जब मैं बुक छापूंगा ना, तो ऐसे कोई क्लेम नहीं करेगा ना कि ये यहीं से लिया, सारा मिक्स कर दूंगा और अपनी राइटिंग में। और बिल्कुल बढ़िया, बस मैं क्लास ले रहा हूँ आजकल, कई दिन हो गए, मैंने कहा एक बार इस बार रिवाइज भी हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शन कृष्णा में सचिन का, सचिन गोयल 24 में। हाँ, यही तो था पहले, यही पे तो आता था पहले। मिक्स ही है, यूपीएससी वाले भी हैं, अभी एचएस वाले भी हैं, पीसीएस वाले भी हैं। अभी फिजिकली तो कम है, ऑनलाइन बच्चे आ जाते हैं, फिजिकली भी अभी मिक्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है ना। पांडे कर रहा होगा काम, पांडे ने चला रखा होगा। वही तो कर रहा हूँ, वापस सारा सिलेबस पढ़ा दूंगा ना, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा यहाँ पे, और हरियाणा लिख ही दूंगा, जीएस ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, और बिल्कुल बढ़िया। नहीं, अभी टाइम लगेगा, जैन में आएगी पोस्टिंग, आराम से आ जाएगा। हाँ, मेरे को ना आज किसी का फोन आया था, बताया था मुझे, वो पूरा टच में है लड़का। हाँ नहीं, आज ही फोन आया था उसका, खुद ही फोन आया था मेरा। हाँ, वो का पूरा टच में है लड़का, इनके पूरे एक एक चीज को पता होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब पंजाब कर ले। हाँ, बहुत समझता है। तो 10 लाख में से 10,000 ऐसे होते हैं, दे आर वेल लैबोरेटरीज, उनके पास सब कुछ होता है, और डिपार्टमेंट के टॉपर्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स भी होते हैं, क्योंकि एक बार कोई बच्चा अपनी क्लास भी टॉप कर गया ना, तो सोचता है मैं आईएएस की तैयारी करूं। डिपार्टमेंट टॉप करता है वो भी, यूनिवर्सिटी टॉप करता है वो भी, गेटिंग। तो इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो भी आते हैं तैयारी करने, कितने सारे इंजीनियर्स होते हैं, आईआईटी वाले भी आते हैं, वो भी तैयारी करने आते हैं, ठीक है। और इतने सारे अपने एम्स आईएम से जो एमबी पास होते हैं, वो भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो मतलब ये देखो कि सारी क्रीम 10,000 बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, तो उनमें से यूपीएससी को भी प्रॉब्लम आती है कि किसको अंदर करो, किसको बाहर करो, फिर वहां पे लक आ जाता है, 20% लक, 80% हार्ड वर्क। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको अपना कोई भी पॉइंट लूज नहीं रखना है। अगर आप थोड़े से भी कहीं पे लूज हो गए ना, तो भी बात, क्योंकि पोस्टें 1000 होती है, अब 10,000 लोगों में ही आना बड़ी बात है, 10,000 लोगों में ही आना बड़ी बात है।
और उनमें से 1000 में आना, तो आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं लूज रह गया ना तो भागो। तो इसलिए आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आपकी अपनी प्लानिंग बिल्कुल मेटिकुलस होनी चाहिए, बिल्कुल मेटिकुलस एफर्ट करने हैं आपने, स्मार्टली काम करना है। कहीं भी लूज हुए तो हुए, बस गए बात। आपने यही नहीं कि पढ़ना ही है बहुत ज्यादा, आपने स्मार्टली पढ़ना है, आपने स्मार्ट लिखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखने वाली बात है। अब आप खुद तो जाओगे नहीं पेपर में बैठ के सर ऐसे ऐसे मैं साइक्लोन समझा रही हूँ, लिखते हुए जो है ना, लिखना आना चाहिए, लिखने पे नंबर मिलते हैं, राइट। तो आपने 10 वर्ड्स हर रोज, 10 वर्ड्स नहीं 5 वर्ड्स हर रोज करने हैं, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप करोगे। अगर आपने पुश करवाना है तो मेरे को लिख के भेजो, तो फिर ताकि मैं आपको मतलब आपको थोड़ा लगे कि यार प्रेशर है, भेजने हैं सर को, प्रेशर बनेगा। तो एक आपको ओवर लर्निंग करनी, बार बार चीजों को पढ़ना है, कंसोलिडेट करना है, 10% से ज्यादा आपने अंडरलाइन नहीं करना है। कुछ लोग, मेरे एक दोस्त है विवेक, वो पहले वो एक कलर से हाईलाइट करेगा, फिर दूसरा कलर लेगा उससे हाईलाइट करेगा, उसकी बुक ऐसी लगती है कि पढ़ता कैसे है, सारी चीजें हाईलाइट बिना पढ़ा ही नहीं जाता उससे। ऐसे नहीं करना, 10% पे रखो करके, ताकि आप ओवर लर्निंग भी ढंग से हो जाए, तो रिवीजन भी ढंग से हो जाए, बड़े काम चीजें। और फिर लिखते कैसे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखते कैसे हैं। Excuse me, sir. Yes. Yes, yes. Uh, Sir, I do not have your contact number on WhatsApp. Okay, okay. 98888. Are you? Is it audible, Vanchika? Hello. Yes, sir, it's audible. 98888 34506. हो गया? 98888 34506. Yes, sir. Done. आपने काम करना है, लिखने, अब जैसे आप पढ़ते हो, एक दिमाग में हमेशा रखो करके कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको प्रैक्टिकल बनाओ तो ऑलवेज स्टार्ट बिफोर टाइम, स्टार्ट बिफोर टाइम। ये एक ऐसी बात है, अगर इसको फॉलो करोगे ना, अब मेरी 4-5 बातों को फॉलो करो, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाओगे, यूपीएससी नहीं तो हरियाणा, पंजाब, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे आराम से, राइट। सबसे पहले तो कि आपको पढ़ना कैसे, फिर एक और बात मैंने बताई, लिखने पे बाद में आऊंगा, कि ऑलवेज स्टार्ट बिफोर टाइम। स्टार्ट बिफोर टाइम का क्या मतलब है? तो यार मैंने ना आज 5 बजे से पहले, 5 बजे से पढ़ना शुरू करना है। आप 5 बजे से नहीं करोगे पढ़ना शुरू, चाहे आप 4:59 से कर दो, लेकिन 5 से पहले करो। आपने कहा यार मंडे से पढ़ना शुरू करना, बस सैटरडे संडे तक बस फ्री रहना है, मंडे से करना। मंडे से मत करो, आप संडे शाम से करो, चाहे 5 मिनट पढ़ लो संडे शाम। ठीक कहते ना यार, 1 जन से ना मैंने रेजोल्यूशन ले लिया, रेजोल्यूशन 1 जन से इंप्लीमेंट करना। 1 जन से मत करो, 31 की रात से करो। ऑलवेज स्टार्ट बिफोर टाइम। और कभी है ना, हम कहते हैं ना 1 जन से करेंगे, मंडे से करेंगे ना, वो 1 जन आता है ना मंडे आता है। ऑलवेज स्टार्ट बिफोर टाइम। और एक लिखने वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी पता है। आप अपने आंसर को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कभी भी कॉम्प्लेक्स मत करो। आप अपने आंसर को इतना सिंपल करो जितना सिंपल कर सकते हो। आपके आंसर ऐसे होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, ब्रेविटी होनी चाहिए। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्त होता है, जो शॉर्ट होता है, BREVITY। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और ब्रेविटी, BREVITY। ठीक है, क्लियर? सिंपल रखो, क्लियर रखो, ब्रेविटी रखो। हम सोचते हैं यार हम है ना अपना आंसर बड़ा कॉम्प्लेक्स सा करते हैं, सिंपल तो सारे लिखते हैं। अरे हम उस स्टेज पे नहीं है, हम अपने अंदर अपने आंसर को कॉम्प्लेक्स करेंगे, क्योंकि वो 60s में 50s में प्रोफेसर लोग होते हैं जो अपने आइडियाज को घुमाते हैं। उनको घुमाना आता है, उनको क्लैरिटी होती है कि घुमाना भी कैसे है।
हाँ, जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है यार इट्स वेरी सिंपल, ये तो बड़ा कितना देसी सा लिखा हुआ है, कितना सिंपल सा लिखा हुआ है। ऐसा मत सोचो। आप अपनी एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है, एनसीईआरटी में जो लिखा होता है, उसको बाइबल मान लो, उसको करो कि ये मेरी आइडियल है, इसको फॉलो करना है, इस आइडियल को फॉलो करना है। आपने सिंपल रखना है, आपने क्लियर रखना है। क्लियर ऐसी इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए जैसे अपने रूम में क्लैरिटी है, ये चेयर है, ये डेस्क है, ये दीक्षिता बैठी है, ये लैपटॉप है, ये बोतल है, सारी क्लियर है ना चीजें। आपके आंसर में भी सारी चीजें ऐसी पड़ी होनी चाहिए, क्लियर, सिंपल, क्लियर, ग्रेविटी, राइट। तो कभी कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, अपने आइडियाज को सिंपल रखो, टीचर को भी प्रॉब्लम ना आए। और कई बार ऐसे देखो कि जैसे दीक्षिता ने कोई आंसर लिखा है और सिमरन चेक कर रही है। सिमरन चेक करते हुए ये देखे अपना दिमाग उस अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बनाए कि अगर मैं लिखूं तो मैं कैसा लिखूंगी टीचर, जब मैं चेक कर रही हूँ तो इसमें कमी क्या क्या है। दीक्षिता को लिखना कैसे चाहिए था, सिमरन जब चेक कर रही है तो सिमरन सोच रही है अपने दिमाग में कि दीक्षिता को ऐसे लिखना चाहिए था ताकि मुझे कम प्रॉब्लम आए पढ़ने में, ताकि मैं खुश हूं पढ़ के, ताकि मुझे ज्यादा पेन ना लेनी पड़े। तो कई बार ऐसे पढ़ के देखो, अपने आप को टीचर समझो और टीचर समझ के फिर देखो कि मैंने आंसर कैसे चेक करना है, और ऐसे लिखो फिर। क्योंकि अगर आप टीचर को पेन नहीं दोगे ना तो टीचर भी आपको पेन नहीं देगा। और गेटिंग, आप बिल्कुल क्लियर रखो चीजों को, टीचर को प्रॉब्लम ही ना आए। स्पेक्टाकुलर इफेक्ट रखो अपने आंसर में, अंडरलाइन कर दो, बॉक्सेस बना दो, पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो, राइट। एक बात खत्म हुई, एक पैराग्राफ में लिख दिया, बात नेक्स्ट शुरू हुई नेक्स्ट पैराग्राफ में, थर्ड शुरू हुई थर्ड पैराग्राफ में। ऐसे से टीचर को प्रॉब्लम ही ना आए। फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो डायग्राम बनाओ, ताकि आपको एक पेज लिखने के बजाय 2 लाइन में डायग्राम से बात बन जाए। स्पेक्टाकुलर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि टीचर को पेन ही नहीं लेना पड़ेगा। टीचर पेन नहीं लेगा तो आपको खुश रखेगा, आपको मार्क्स ज्यादा देगा, राइट। अपने आंसर को मैक्सिमम स्पेक्टाकुलर इफेक्ट वाला बनाओ, देखते ही पता चले टीचर को, हाँ ये भी लिखा, ये भी लिखा, गुड गुड। अपनी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी रखो, लड़कियों की तो ऐसी अच्छी होती है, लेजिबल होती है। लड़कों की तो, मेरी तो बहुत माशाल्लाह है, शायद मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो मैं तो मतलब बहुत दिन पहले सिलेक्ट हो गया होता, क्योंकि एक पेपर में 5 नंबर का फर्क पड़ता है गंदी हैंड राइटिंग से। 5 नंबर का मतलब ये लगा लो कि आपके 30-35 नंबर तो ऐसे ही गए, और इतने में मैं तो 4 नंबर से रहा हूँ सिलेक्शन से, ठीक है। तो अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखो। तो हर रोज क्या करना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं कितने लोग करते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई करेगा, आई एम प्रीटी श्योर फॉर दैट, आपका पता नहीं, यू मे बी एक्सेप्शनल। हाँ, आपने हर रोज एक पेज लिखना है, वंशिका इंक्लूडिंग यू एंड कौन थे, खुश, वंशिका Yes, sir. इंक्लूडिंग यू, खुशी एंड ऑल। आपने हर रोज एक पेज लिखना है, एक पेज किसी भी टॉपिक पे लिखना है, किसी पे भी लिख दो। अब फैन पे लिख दो, अब पेन पे लिख दो, अब पेज कॉपी पे लिख दो, अब वेदर पे लिख दो, क्लाइमेट पे लिख दो, अब ट्री पे लिख दो, अब कोई न्यूज़पेपर करंट इवेंट्स पे लिख दो, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आई है उस पे लिख दो, अपनी स्टेट ऑफ माइंड पे लिख दो। अब किसी भी टॉपिक पे लिखो, हर रोज एक पेज लिखो मिनिमम, उसको लिख के खुद पढ़ो। क्योंकि जब हम अपना लिखा हुआ, किसी का भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा लिखा, खराब लिखा। कई बार होते हैं ना, हम कहते हैं यार इट्स वेरी गुड बुक, इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी सिंपल, because it's not covering all the things or the topic which is required there. तो किसी भी एक टॉपिक पे हर रोज एक पेज लिखो और अपने आप पढ़ो, हर रोज एक पेज। जिस दिन आपका डर खत्म हो गया ना लिखने वाला, जिस दिन आदमी क्या है कि डरता है लिखने से, हमेशा डरता है। हम कई बार तो क्या एग्जाम में लिखते हैं, जब आपका डर खत्म हो गया ना लिखने वाला, ये लगा लो आपकी 50% जीत पक्की होगी। हर रोज एक पेज लिखो और मुझे भेजो। अगर आपको
मतलब आपको सीरियसली लिखना है तो उससे मुझे ये भी हो जाएगा, एक तो आपने लिखना शुरू कर दिया, उससे ये भी हो जाएगा दूसरे नंबर पे लिखने के साथ साथ आप लिखते कैसे, राइट। हर रोज एक पेज लिखो ढंग से, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर। और कोई आइडियल मत बनाओ किसी चीज को कि मेरी तो यार आइडियल होना चाहिए। आइडियल लाइज नोवेयर। प्लेटो पढ़ा है ना आपने, प्लेटो पढ़ा है? आर यू फैमिलियर विद द प्लेटो? प्लेटो एक फिलोसोफर था, प्लेटो, अरिस्टोटल, प्लेटो नहीं, बट नॉट फैमिलियर विद प्लेटो। एमबी में आना चाहिए, हर चीज हर जगह आता है प्लेटो। तो ग्रीक थिंकर था वो, ग्रीक फिलोसोफर था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था प्लेटो। नहीं, प्लेटो PLETO। दीक्षित का नाम नहीं सुना कभी प्लेटो का? शायद सुना, पड़ोस में रहता था हमारे। सुना है प्लेटो? अरिस्टोटल सुना है, प्लेटो भी सुना होगा। Yes, sir. प्लेटो कहता था कि आइडियल लाइज नोवेयर। वो तो आइडियल होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बोलते ये जो पेन है ना, पेन, ये रियल नहीं है, इट्स नॉट रियल, बिकॉज रियल लाइज नोवेयर। बोलते ये एक पेन का आइडिया है जो दिमाग में था आदमी के, उस आइडिया की कॉपी है ये, इट्स अवे फ्रॉम रियलिटी, आइडियल लाइज नोवेयर। तो अपनी किसी भी चीज को आइडियल मत बनाओ कि यार मैंने ये आइडियल ऐसा होना चाहिए, बस आइडियल ही नहीं होना चाहिए। आपका आंसर आइडियल नहीं होना चाहिए, आपका आंसर प्रैक्टिकल होना चाहिए, टेलर मेड आंसर होना चाहिए आपका, टेलर मेड आंसर। अब आप जाओ मार्केट में, कहोगे यार मुझे ना वो लेना है, ट्राउजर लेने हैं, ये तो यहाँ से खुली है, यहाँ से तंग है, मुझे तो ऐसे चाहिए, रेडीमेड है ना। एक आप टेलर के पास जाओगे, भैया मुझे ऐसे कर, ऐसे सील देना, ऐसे यहाँ से खुला होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बताओगे ना, वैसे भी सील देगा आपको। तो आपका आंसर रेडीमेड की बजाय टेलर मेड होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और पूरे क्वेश्चन को पूरा आंसर करो। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं। क्या बता, क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद में नोट लिखा हो, हमने नोट वाले कॉन्टेक्स्ट में लिखना हो, नोट पढ़ेंगे, अच्छा यह है, शुरू हो गए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। पहले अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसको पूरा आंसर करो, टेलर मेड आंसर, राइट। कभी भी क्रैम मत करो। गर्ल्स आर गुड क्रैमर, वो बहुत अच्छा क्रैम करती हैं, कोमा फुल स्टॉप भी क्रैम कर लेती हैं लड़कियां, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट लिख के वो पॉइंट्स को क्रैम करो। जैसा क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से उन पॉइंट्स को यूज करो। जिस पार्टिकुलर थिंग पे एम्फेसिस रखा है क्वेश्चन में, उसी को एम्फेसाइज करो। कई बार तो एक पार्टिकुलर वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है। आपको आंसर में लिख दिया एक्सप्लेन, आंसर में लिख दिया इलुसिडाइट, आपके आंसर में लिख दिया क्रिटिकली इवैल्यूएट, इसी से आंसर चेंज हो गया। आपको लिख दिया कि एक्सप्लेन द मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया। एक आंसर, एक क्वेश्चन आपसे पूछा, क्रिटिकली इवैल्यूएट द मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया, चेंज हो गया ना सारा। तो आपने आंसर की, आपने क्वेश्चन को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है कि टीचर क्या चाह रहा है पूछने, क्या पूछना चाह रहा है, उसी को आपने आंसर करना है, उसी हिसाब से आंसर करना है। अब क्रिटिकली इवैल्यूएट करोगे तो उसमें आपने पॉजिटिव्स भी डालने पड़ेंगे, नेगेटिव्स भी डालने पड़ेंगे। एक्सप्लेन करना तो सीधा एक्सप्लेन करना आपने। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, पूरा आंसर करो। ऐसे आपका आंसर हमेशा टेलर मेड रखो करके, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से मिला और डिट्टो रट्टे लगाए और सिंपल सीधा चेक किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन में ऑफिशियल लाइक क्वालिटी झलकनी चाहिए। योर आंसर मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज। कितना पॉजिटिविटी है उसमें, कितना वो अपना इवैल्यूएट कर रहा है चीजों को, कितना एनालाइज कर रहा है, कितनी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर अप्रोच मस्ट बी इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि यू कांट ड्रॉ अ बाउंड्री अराउंड एनी सब्जेक्ट। कह दो कि ये सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट तो इस बाउंड्री में है, आप किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बाउंड्री नहीं बना सकते।
यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने देखा कि भाई हाँ, आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट है, उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री कर सकते हो कि मैंने इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आंसर इसी सब्जेक्ट से निकालना है, मतलब ही नहीं। आपको एक सब्जेक्ट को दूसरी चीज से जोड़ के देखना है। आप हिस्ट्री लगा लो, अब हिस्ट्री को कैसे, हिस्ट्री को आप सोशोलॉजी से अपना कनेक्ट कर लो, हिस्ट्री को आप ज्योग्राफी से जोड़ लो, हिस्ट्री को आप पॉलिटी से जोड़ लो, हिस्ट्री को आप साइंस से जोड़ लो। आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको हिस्ट्री से जोड़ नहीं सकते, या कोई भी ऐसा साइंस का टॉपिक है जिसको किसी सोशल साइंस के टॉपिक से जोड़ नहीं सकते, यू जस्ट टेल मी। आप जब लिखते हो हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करके लिखो, हर एक सब्जेक्ट को टच करो। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, मान लिया आप इंडस्ट्री लिख रहे हो, इंडस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उस इंडस्ट्री वाले टॉपिक को आप अलग से रख सकते हो, जोड़ के इकोनॉमिक्स से जोड़ के रख सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, इंडस्ट्री साइंस से रिलेटेड है, वहां पे कितनी R&D हो रही है, रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है। वो इंडस्ट्री वाला टॉपिक एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, वो इंडस्ट्री वाला टॉपिक मार्केट से भी रिलेटेड है, वो इंडस्ट्री वाला टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है। माने हमने कुछ प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस मान ले पर्टिकुलर कंट्री में उसकी डिमांड है, हमारे उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, उन्होंने कह दिया हम इंडिया से नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमारा तो गया ना खराब। तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी से भी जोड़ लो, इंडस्ट्री को आप किसी से जोड़ लो, इंडस्ट्री को आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री से आप आम आदमी को फार्मर से जोड़ लो, आम आदमी से जोड़ लो, ठीक है ना। You can't draw any well-defined boundary, and you can't bind any subject in a defined boundary, because your approach must be interdisciplinary. दीक्षिता समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, फायदा हो रहा है। हमेशा अपने सब्जेक्ट को इंटरडिसिप्लिनरी बना के रखो, अपने आंसर को। और इंटरडिसिप्लिनरी आंसर बनाने का वेरी इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि आप भूलते नहीं हो फिर चीज को। अगर आप हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मान लिया मैंने बोल दिया कि कोई ग्लास है, उस ग्लास के फायदे बताओ, ग्लास के यूज बताओ, अब बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अंजलि, ग्लास के फायदे क्या है? यस, जूस पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, यस, है ना, कितने फायदे बता दिए। दीक्षिता? यस, बिल्कुल बना सकते हैं, मोल्ड की तरह यूज कर सकते हैं कुछ चीज। हाँ, यस एग्जैक्टली, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ना। अब मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द वन थिंग कि एक ग्लास है, मैं सिंपल एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। आई एम गिविंग यू ग्लास एंड आई एम आस्किंग यू द यूजेस ऑफ दैट ग्लास। जैसे इसने बता दिया भाई इतनी चीजें पी सकते हैं, इसमें सर्कल बना सकते हैं, मॉल कर सकते हैं, फोल्डर बना लो, यस। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो हमेशा, ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्लास तो है ग्लास, उसमें ये नहीं कह सकते कि चाय पी सकते हैं, पानी पीना है, हम उसको डाल के पी सकते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उसमें पानी भी पी सकते हैं, जूस भी, क्योंकि फायदा तो एक ही है, यूज तो एक ही है ना, पीना। उसको पेन बॉक्स भी बना सकते हैं, उसको पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, उसको हम डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी के मारे सर में, गेटिंग। तो आपने क्या करना है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है हमेशा। ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आप जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़ो, उससे पहले अपने दिमाग में सोच लो, अपने दिमाग से सोचो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। तो काफी सारी चीजें तो ऐसी होंगी कि जो किताब में लिखी होंगी, ऑलरेडी आपको पता होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके बाद किताब को पढ़ो, किताब को पढ़ के फिर दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जितनी बार भी पढ़ा, 7-8 बार, मैं कह रहा हूं भूल ही नहीं सकता आदमी। आप ओवर लर्निंग करो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप भूलोगे नहीं। और जब भूलोगे नहीं ना, एक बड़ा फायदा है, जब आपके दिमाग में चीजें होंगी ना, तो आप उनको कनेक्ट भी कर सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी बनेगी आपकी, क्योंकि दिमाग में बातें नहीं होंगी तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे बनेगी। आपने साइंस पढ़ी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने पॉलिटी पढ़ी है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी है, जब आपके सारे दिमाग में है चीजें तो आप रिलेट करोगे ना चीजों को। यार ये तो स्पोर्ट्स में भी फायदा हो सकता है,
है। इसका तो वहाँ पे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी थी मैंने, उसमें भी फायदा हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी बनेगी ना, कंसोलिडेट होंगी चीजें। तो ऑलवेज बिलीव इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, गेटिंग। और ऐसे भी मत करो कि एक टॉपिक पे 10 किताबें ले लिया आपने, 10 किताबें, और एक टॉपिक पे 10 मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे 10 किताबें पढ़ ली, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, 10 अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय। एक किताब को 10 बार पढ़ने से कई गुना ज्यादा फायदा होगा, हालांकि 10 किताबें एक एक बार पढ़ने की बजाय, क्योंकि एक किताब में जो चीजें लिखी है ना, और आपने वो पढ़ लिया 10 बार और उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, तो आपके दिमाग में दूसरी किताबों में जो बातें लिखनी है 80-90% तो वैसे दिमाग में आ जाएंगी, यार ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। आपको दूसरी किताबों पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक मानसून ही पढ़ लिया, मानसून पढ़ लिया, बड़ा फैमिलियर सा वर्ड है, अपने ज्योग्राफी में आता है मानसून, सभी लोग फैमिलियर हैं इससे, लेकिन सबसे औखा काम है मानसून। हाँ, जितना लोग उससे फैमिलियर है ना, मैं कह रहा हूँ मानसून ज्योग्राफी वाले भी 1% लोगों को पता होगा मानसून, अगर मानसून के बारे में लिखवा है ना, मानसून सिस्टम क्या है, 1% लोग भी ढंग से नहीं लिख पाएंगे उसमें। तो मान लिया आपने चीजें पढ़ी, एक बुक पढ़ी, अब मानसून के ऊपर 10 किताबें क्यों पढ़ोगे, एक ही पढ़ोगे, उसको ही 10 बार पढ़ लो, जो दूसरी किताबों में लिखे ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आ जाएंगे। और हमारी वर्ड लिमिट भी होती है, 600 वर्ड ही लिख पाएंगे हम एक किसी टॉपिक पे, और 600 वर्ड से ज्यादा तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी आ जाएंगे, उन्हीं को स्मार्टली यूज कर लो। आपको दो तरह की स्टडी करनी है, एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव स्टडी कहाँ पे काम आती है, पीटी में काम आती है, प्रीलिमिनरी में। ये भी होना चाहिए पता, ये भी होना चाहिए, ये भी पता नहीं क्या पूछ ले अंडर द स्काई, एवरीथिंग इज देयर। इंटेंसिव स्टडी कहाँ पे काम आती है, मेंस में काम आती है। मेंस में आपको एक बड़ा फायदा होता है कि आपको जो पता ही नहीं है उसको छुपा लो, दूसरी चीजें लिख दो जो आपको पता है, सही है ना। तो आपने एक्सटेंसिव हर एक है ना स्टेजेस होते हैं एग्जाम्स की, प्रीलिमिनरी स्टेज है, मेन स्टेज है, इंटरव्यू स्टेज है, हर एक स्टेज की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर एक स्टेज का अपना रेलेवेंस होता है। आपने पीटी प्रीलिमिनरी जो टेस्ट है, वो जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसका अपना रेलेवेंस है, वो आपकी अलग चीजें चेक करते हैं, मेंस आपकी अलग चीजें चेक करता है, इंटरव्यू आपकी अलग चीजें चेक करता है। आप कितना आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आप कितनी चीजों को देख के याद रख सकते हो, कितना रिलेट कर सकते हो, पीटी में काम आता है। मेंस में आपको ये देखना होता है कि आप कितना क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो आप चीजों को, आप कितना स्मार्टली देखते हो चीजों को, कितना ढंग से एनालाइज करते हो चीजों को, वो मेंस में देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है कि नहीं है, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, वो इंटरव्यू में देखते हैं। हर एक स्टेज की स्ट्रेटजी अलग है, हर एक स्टेज का रेलेवेंस अलग है, हर एक स्टेज की वैल्यू अलग है। जिस दिन आप ये चीजें सीख जाओगे तो फिर कोई रोकेगा नहीं आपको। और पूरे मैं गारंटी देता हूँ, पूरे चंडीगढ़ में, दिल्ली में भी कुछ इंस्टीट्यूट में छोड़कर कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, बिकॉज आई एम पासिंग थ्रू दैट स्टेज, दैट फेज। मैंने कुछ चीजें देखी हैं, आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं खुद पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस दिन आपको ये चीजें करनी आ गई फिर आप कुछ पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, राइट। और देखो, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, बट देयर इज आल्सो नो अल्टरनेटिव टू स्मार्ट वर्क। आप अकेले आपने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, दैट्स द बेसलाइन, दैट्स द बेसलाइन। You have to put your maximum efforts, 100% efforts. That's the fundamental thing. But along with that 100% efforts, you have to put your smart efforts. आप जितना स्मार्ट करोगे, मैं ये नहीं कह रहा अपने 100% लगा दोगे, आप अपना दिन रात पढ़ लोगे, बात नहीं बनेगी जब तक स्मार्ट वर्क साथ में यूज ना करो। आपने स्मार्टली भी काम करना है, आपने मेहनत भी करनी है, along with your hard work you have to use smart strategies. हाँ, एक अपना ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हमेशा सिंसियर स्टूडेंट होने चाहिए, उसमें हमेशा कमिटेड स्टूडेंट्स होने चाहिए, उसमें हमेशा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होने चाहिए।
अगर आपके ग्रुप में एक भी नॉन सीरियस बच्चा आ गया ना, तो आपका सभी का स्टेट ऑफ माइंड खराब कर देगा। वो कहेगा सिमरन मूवी देखने चलते हैं, नहीं सिमरन नहीं सर ने बोला मैंने टॉपिक पूरा करना है, मैंने पढ़ना, मैं नहीं जाऊंगी। फिर ठीक है, नहीं मैंने तो जाना है, चलो। आप अपने उसके साथ नहीं गए, अपनी फ्रेंड के साथ, और आप पढ़ने लगे। क्या आप उस 100% एफर्ट के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकोगे? यार वो तो मूवी देख रही होगी, यार वो तो देखो कितना, मैं भी चली जाती, आज मेरा भी वैसे भी ज्यादा मूड नहीं था पढ़ने का, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाता है। फिर नॉन सीरियस बच्चा क्या होता है, आपकी स्ट्रेटजी खराब करा देगा, आपका जो कमिटमेंट है मैंने इतना पढ़ना ही पढ़ना है वो खराब करा देगा। ठीक है, तो हमेशा अपने ग्रुप में सिंसियर बच्चे रखो, इंटेलिजेंट बच्चे रखो, कमिटेड बच्चे रखो, और अपने से इंटेलिजेंट रखो। अगर आपके सर्कल में आपसे इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, तो आप उनसे सीखोगे। ठीक है, अगर आपसे कम इंटेलिजेंट बच्चे तो आप उनके लेवल पे जाने की कोशिश करोगे। हमेशा पीयर ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइफ में। पीयर ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 3 things are there for the shaping of a personality. First is parenting, second is school, and third is peer group, आपका सर्कल। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं ना करप्शन बढ़ गया है, लोगों के एथिक्स नहीं रहे, मोरालिटी नहीं रही, आजकल के बच्चों में तो मोरल वैल्यू है ही नहीं, दे डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट देयर पेरेंट्स, कि सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम खुलेंगे, ये 90s या 2000 के जो बच्चे आ रहे हैं तो सारे ओल्ड एज होम में ले जाएंगे, अपने पेरेंट्स को केयर नहीं करेंगे, इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इतने प्रोफेशनल होते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये करो वो करो, कुछ नहीं फर्क पड़ना। अगर आप उनकी पेरेंटिंग अच्छी कर दो, आप उनके पीयर ग्रुप अच्छा रख दो, आप उनकी स्कूलिंग अच्छी रख दो, मैं कह रहा कि सारा करप्शन सारा कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल जो इशू चल रहे हैं, अगर आप बच्चे के स्कूल तक के करिकुलम में 8वीं तक क्लास तक बच्चे के स्कूल में ये चीजें डाल दो, एनवायरमेंट वाला एक ही सब्जेक्ट ही अलग बना दो, जिसमें एनवायरमेंट होए, जिसमें एथिक्स होए, जिसमें मोरालिटी होए, जिसमें अपना जो दूसरे जितने भी रिलीजन है सभी की बेसिक चीजें सभी सीखें, और सारे आपस में उसको रिलेट करें। ठीक है, एक दूसरे को से फैमिलियर हो रिलीजन से, अगर चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आदमी बातों में नहीं आएगा किसी की। सबसे ज्यादा एवर लास्टिंग इंप्रेशन क्या होता है पर्सनैलिटी पे, जो आपने बचपन में सीखा है। ठीक है, तो आपका जो पीयर ग्रुप है ना, आपका जो सर्कल है, वो हमेशा अच्छे बच्चे होने चाहिए, कमिटेड बच्चे होने चाहिए, आपसे इंटेलिजेंट होने चाहिए, कम से कम आप वाले लेवल के तो होने चाहिए अगर आपने कुछ सीखना है। नॉन सीरियस बच्चे नहीं होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। राइट, तो एक है ना, आपने प्लान बनाना है कि यार मैंने हिस्ट्री करनी है, मैंने इतने दिन में हिस्ट्री करनी है। उसमें आपने मतलब मान लिया आप कोई काम 4 दिन में कर सकते हैं ना, वो 1 वीक दो उसको, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आप एंजॉय करके पढ़ोगे उसको। गेटिंग, आपको पता है कि यार मैं काम 4 दिन में कर लूंगी, लेकिन उसको 7 दिन दो, ढंग से भी होएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा, लर्निंग भी अच्छी होगी, एंजॉयबल लर्निंग होगी। राइट, तो एक प्लान बना लो जितना भी सिलेबस है उस हिसाब से, और ये एक ब्लूप्रिंट बना दो कि मैंने ये इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। राइट, तो ऐसे प्लान बना के चलो, और प्लान बिल्कुल प्रैक्टिकल होने चाहिए, अपनी जो आपकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से होना चाहिए, आपने जो कैलिबर है, आपने जो एफिशिएंसी है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके देख के तब आपने अपना प्लान बनाना है। मेक द प्लान एंड एग्जीक्यूट दैट। बिना प्लानिंग के हैपहेजेड कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, आपने आप अगर है ना वो दौड़ में उसमें भीड़ में शामिल होएगा ना, तो फिर कुछ नहीं निकलना, क्योंकि अगर आप डिफरेंट करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप भीड़ के हिसाब से चलोगे तो भीड़ वाले रिजल्ट आएंगे, और भीड़ तो फिर आउट ही रहती है सिस्टम से। But thank God I'll put my maximum efforts because it's my chance this time. अब हरियाणा की पोस्टें आ ही रही हैं, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगी। I'll put my best efforts, और उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी बहुत अच्छा। It's up to you how you take it. आप इसको कितना फायदा उठाते हैं, खुद कितने एफर्ट करते हैं। शायद आप भी दोगे, पंजाब का पीसेस दे रहे हो, यू बोथ बिलोंग टू पंजाब, हिमाचल, यू हिमाचल विच एरिया?
कुल्लू मनाली, यार नाइस। शिमला वो सही है, फिर तो आप तो पहाड़ों से। हाँ। तो एक है ना, सभी के एग्जाम्स दो, सभी स्टेट्स के एग्जाम्स दो। उससे क्या होता है कि आदमी क्या होता है कि जब हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं ना, तो हम 10 डेज में वो पढ़ लेते हैं जो हमने 2 महीने में नहीं पढ़ा। हमारी ग्रास्पिंग भी बढ़ जाती है, हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है, हमें थोड़ा इफेक्टिव पढ़ा जाता है हमसे। तो हर एक स्टेट का एग्जाम दो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो। जितने ज्यादा एग्जाम्स दोगे उतना ही फायदा है। ऐसे ही तो कह रहे हैं ना, लिखने का और एग्जाम देने का फायदा है। लिखना शुरू करो। एक बच्चा है वो बिल्ली से डरता है, कहता है कि नहीं नहीं बिल्ली बड़ी गंदी होती है, ये है वो है। उसके पेरेंट्स जाते हैं, कहते नहीं बेटा बिल्ली तो बड़ी अच्छी होती है, शी वेरी नाइस। कैट लेके आते हैं, उसको उसके ऊपर हाथ रखते हैं, देखो बेटा हाथ रखो, इसके ऊपर हाथ रखवा के उसकी गोद में बिल्ली बिठा देते हैं। तो फिर बच्चा फिर बड़ा अच्छा लगता है, नहीं बिल्ली तो वेरी नाइस, कि मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि बिल्ली गंदी होती है। वो कैथारसिस हो गया होता है उनका। ऐसे ही हम लिखने से डरते हैं, ऐसे ही एग्जाम देने से डरते हैं। अगर हम एग्जाम्स ज्यादा दें, हर रोज ही लिखें, तो बिल्ली की तरह हमारा डर दूर हो जाएगा। गेटिंग? तो मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम एग्जाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करो। वही एंजाइटी, वही फियर, वही टेंशन, उस हिसाब से एग्जाम्स दो। आपकी रियल परफॉर्मेंस तभी आएगी। आपको मैंने क्वेश्चन दिया कोई, आपने आराम से नीचे बैठे आराम से लिखा, बहुत अच्छा लिख दिया। आपको वही क्वेश्चन मैंने एग्जाम टाइम में दे दिया, आपकी परफॉर्मेंस 60% रहेगी उसकी, क्योंकि आपके ऊपर टेंशन है। यू आर टेकिंग एंजाइटी, यू आर टेकिंग टेंशन, and even moreover time limit is there. There are many other unhidden pressures, hidden pressures which you have to follow or to oblige. तो आपने क्या करना है कि एग्जाम्स लाइक सिचुएशन, क्रिएट एग्जाम लाइक सिचुएशंस एंड परफॉर्म इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका कैथारसिस हो जाएगा, उससे आपका फियर फैक्टर खत्म हो जाएगा, उससे आपको ना आपकी रियल परफॉर्मेंस पता चलेगी। एग्जाम्स लाइक सिचुएशन क्रिएट। और वैसे भी हर स्टेट का एग्जाम दो, हरियाणा में भी, पंजाब में भी। अब पंजाब में तो चलो पंजाबी जरूरी है, लेकिन हरियाणा में बाहर वाले स्टेट के भी बहुत आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं हरियाणा में। मतलब टॉपर्स में से ही पंजाब के, बाहर के, दिल्ली से। इस बार तो राजस्थान के कितने लोग आए हैं पिछले बैच में, दिल्ली से कितने लोग आए हैं, पंजाब से कितने लोग आए हैं। हरियाणा में ना, अब हरियाणा का जो HPSC का चेयरमैन है वो भी बाहर से है, बिहार से। वो हाँ, आलोक वर्मा अभी जो लगाया, तो वो उसमें वो तो वैसे भी हरियाणवी को ज्यादा नहीं करता। तो हरियाणा में बड़े ब्राइट चांस है, बहुत ज्यादा ब्राइट चांस है इस बार हरियाणा में। इसमें अगर ट्राई करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स दो आप, ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा एग्जाम्स दोगे उतने आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, उतने आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो सर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसमें इसका कोई वर्ड लिमिट होती है कि? हाँ, हर एक अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हाँ, और एक वर्ड लिमिट होती है लाइक 500 हाँ 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 हाँ। मेंशन किया। Sir, in which exam are you talking? सॉरी वंशिका, हेलो। Sir, you're talking about which exam? और एग्जाम्स, जो भी आप मैक्सिमम एग्जाम्स दे सकते हो वो एग्जाम्स दो। वैसे तो इट्स वेरी अनएथिकल, जैसे आप बच्ची हो भी, +1 में हो, आप नहीं दे सकती। लेकिन आप एक काम कर सकती हो, आप है ना, अगर जहाँ पे आधार नंबर मेंशन नहीं करना होता ना, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ताकि ऐसे फेक कैंडिडेट बन के पेपर दे आओ, आपको पता चल जाएगी पेपर कैसे देते हैं। Excuse me, sir. हाँ, यस। So I'm also in 11th and I also want to give CLAT examination. Can I give? हाँ, वहाँ पे आधार कार्ड तो नहीं डालना होता ना आपने, हर जगह डालना होता है। Sir, फिर एक काम करना, फिर आप है ना वो क्लैट वाला पेपर लेके और यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ जाना, और यहाँ पे ना टाइम लिमिट सेट करके, जैसे 1 घंटा 2 घंटे जितना भी टाइम लिमिट होती है, उसी टाइम लिमिट में आपने करना है, पूरी प्रॉपर तैयारी करके। okay, sir. हाँ, अब मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम एग्जाम्स दो, आपका फियर फैक्टर खत्म हो जाएगा और बहुत फायदा होगा आपको। कितनी बार ऐसे होता है कि जब हम एग्जाम्स में जाते हैं हमेशा ही होता है ऐसे, मतलब बिल्कुल टेंशन सी अजीब सा मतलब होता है ना हमारे साथ। तो उससे आप उसको आप ओवरकम कर सकते हो, और इससे फायदा बहुत होगा आपको।
ये आपको बड़ी छोटी छोटी चीजें लग रही है ना, आई टोल्ड यू मैनी थिंग्स, देखो बड़ी प्रैक्टिकल, ऑलवेज स्टार्ट बिफोर टाइम। देखता हूँ कितना, एक मैंने तो लाइन ही बोली ना, आप देखना कितना इंप्लीमेंट करने में आपको कितना जोर लगेगा। मैंने बोला ना 5 वर्ड्स हर रोज करने हैं, तो देखता हूँ 5 वर्ड्स कितने बच्चे करेंगे, ठीक है। मैंने बोला हर रोज एक पेज लिखना है, देखता हूँ कितने बच्चे एक पेज लिखेंगे। मुझे पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितने लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आई स्टार्ट फ्रॉम टुमारो हिस्ट्री, वंशिका आई स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड कल से बहुत प्रोफेशनली हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट। So now onwards you would be taking regular classes. यस Okay, sir. हाँ, वो मुझे थोड़ा काम था अर्जेंट, इसलिए मैं पिछले 10 दिन से बिजी था, अब भी मैं रेगुलर क्लास लूंगा फिर। ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.